सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम आपको रीजनरेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी वीडियो में हमने रीजनरेशन की डेफिनेशन टाइप बताए थे। आज हम रीजनरेशन फाइलम वाइज बताएंगे। इससे पहले छात्र आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके तथा तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें आज हम आपको फाइलम वाइज डिटेल देंगे। फाइलम प्रोटोजोआ। तो रीजनरेशन इन प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में रीजनरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है। यह हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोअर नॉन कोडेटा में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय द्रव्य या एक कोशिकीय होता है। इसी कारण यदि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो सभी टुकड़े जिनमें न्यूक्लियस का पार्ट होता है ग्रोथ कर कंप्लीट एनिमल बन जाते हैं तथा ये सभी पार्ट्स जिनमें न्यूक्लियस का अंश नहीं होता तुरंत नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, स्टेंटर, बिलीफोरिसम एंड स्पायरोस्टोमा। ईटीसी में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, रीजनरेशन इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में पुनरुद्भवन जो स्पंज जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं में भी रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक विकसित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर साइकन का कोई भी पार्ट टूट कर अलग हो जाता है तो टूटा हुआ भाग नए साइकन में विकसित हो जाता है। अथवा साइकन के अनेक पार्ट्स काटते जाए तो प्रत्येक एवरी पीस नए साइकन के रूप में विकसित हो जाएगा। कुछ स्पंजों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसे आर्कियोसाइट्स कहते हैं से कंप्लीट स्पंज का निर्माण हो जाता है तथा इसमें अधिक मात्रा में भोजन पाया जाता है तथा ये कोशिकाएं इकट्ठी होकर एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होकर एक नए स्पंज को जन्म देती है। इस स्पंज में पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स तथा आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं इकट्ठी होकर रीजनरेशन द्वारा
कंप्लीट स्पंज का निर्माण करती है। स्लेंट्रेटा में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इन स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है, परंतु प्रोटोजोआ से कम होती है। जैसे जैसे फाइलम में डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे रीजनरेशन की पावर कम होती जाएगी। शरीर में घायल या टूटे भाग तुरंत वापस बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा के शरीर को अनेक टुकड़ों में काटा जाए तो इसके सभी पार्ट, जिसमें दोनों कोशीय स्तर उपस्थित होते हैं, रीजनरेशन द्वारा कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है। बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी का प्रारंभ हाइड्रा की कैपेसिटी पर ही हुआ था। साइंटिस्ट ट्रेम्बले ने 1774 में एक हाइड्रा को 2 टुकड़ों में विभाजित किया। 9-10 डेज में बेसल डिस्क की ओर वाले टुकड़े पर हाइपोस्टोम तथा टेंटाकल्स का तथा माउथ की ओर वाले पार्ट्स पर स्टाक वरन तथा बेसल डिस्क अधोभिम का विकास हो जाने से दोनों पार्ट्स कंप्लीट हाइड्रा बन जाते हैं। फिर तो उन्होंने ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट किए तथा उन्होंने एक हाइड्रा को हाइपोस्टोम से कुछ पीछे तक लंबाई में काटा तो यह 2 सिर वाला हाइड्रा बन जाता है। हाइड्रा में इस कैपेसिटी या पावर का श्रेय इसी की सिंपल तथा अविशोषित इंटरस्टिशियल सेल अंतराली कोशिकाओं को होता है, जो तुरंत प्रोलिफेरेशन, प्रचुरोद्भवन तथा डिफरेंटिएशन द्वारा अन्य सभी प्रकार की कोशिकाएं बना लेती है। यह हाइड्रा में रीजनरेशन देखा रखा है, जो निचले जैसे एंटीरियर पार्ट रीजनरेटेड, पोस्टीरियर पार्ट रीजनरेटेड, जो दिखाया गया है इसमें देखिए इस डायग्राम में। जब सेक्शन बीच में से काटा तो एंटीरियर वाले पोर्शन में निचला बेसल डिस्क का निर्माण हुआ, पोस्टीरियर पार्ट का, तथा पोस्टीरियर वाले पार्ट वाले में एंटीरियर पार्ट का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, प्लेनेरियंस में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इन प्लेनेरियंस। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस के क्लास ट्रेबिलेरिया के सदस्य प्लेनेरियंस में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक होती है, परंतु प्रोटोजोआ पोरिफेरा स्लेंट्रेटा से कम होती है। हाइड्रा के समान इन्हें अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेशन के द्वारा कंप्लीट एनिमल बन जाता है तथा इनके शरीर में जगह जगह आरएनए से भरी अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें नियोब्लास्ट्स कहते हैं। कटिभाग में उपस्थित नियोब्लास्ट्स एक ब्लास्टेमा बनाते हैं। इनके बहुमुखी
विभेदीकरण से तंत्रिका, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि विभिन्न सिस्टमों के सभी लुप्त भागों को क्षतिपूर्ति होती है। न्यू ब्लड सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स होती है। तो साइंटिस्ट डुबाई 1949, साइंटिस्ट सेंजल 1960, साइंटिस्ट ब्रॉन स्टेज 1968, साइंटिस्ट वुल्फ 1962 तथा ग्रोस 1968 ने प्लेनेरियंस पर मिनी डिजनरेशन के एक्सपेरिमेंट किए तथा दो सिर वाले शरीर के दोनों सिरों पर सिर वाले आदि असाधारण प्रकार के प्लेनेरियंस प्राप्त किए। टर्बिलेरियंस के अलावा अन्य प्लेटिहेल्मिन्थेस में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। प्लेनेरियंस में रीजनरेशन दिखाया गया है, जिसमें जब उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से काटा जाता है दो जगह से, तो 3 पार्ट्स नीचे दिखाए गए हैं। इसमें हेड्स का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से इधर दूसरे डायग्राम में जब प्लेनेरियंस को दो जगह से काटने से 3 पार्ट्स बन रहे हैं, तो तीनों से नए एनिमल्स का निर्माण हो रहा है। एंट्री से उसका पोस्टीरियर मिडिल पास का निर्माण होता है, मध्य वाले से एंटीरियर पोस्टीरियर का निर्माण होता है और पोस्टीरियर से एंटीरियर और मिडिल पीस का निर्माण होता है। नेमाटिन्स में पुनरुत्पादन रीजनरेशन इन नेमाटिन्स में भी रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए नेमाटिन्स में एस्केरिस का एक छोटा सा टुकड़ा कंप्लीट एस्केरिस में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, रीजनरेशन इन एनेलिडा, इसका डायग्राम दे रखा है। सेक्सुअल रीजन, ये रीजनरेशन पाइजिडियम, रीजनरेशन हेड उसे भी दिखा रखा है। तो अनेक एनेलिडा जैसे पोलिकीटा तथा ओलिगोकीटा में भी रीजनरेशन की क्षमता के प्रमाण मिले हैं और इनको इस क्षमता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अर्थवर्म में अगले 6 खंडों के क्षेत्र में टूटे टुकड़े के अग्र सिरे पर रीजनरेशन से सिर बन जाता है, परंतु पश्च छोर पर रीजनरेशन नहीं होता। 21वें से 34वें 21 से 34 वे सेगमेंट के मध्य टूटे टुकड़े पर सिर व हेड एंड टेल भाग दोनों ही का विरोधी सिरों पर रीजनरेशन हो जाता है। पिछले भाग में टूटे टुकड़े में केवल टेल भाग बनता है, सिर नहीं बनता है। मोलस्का में पुनरुत्पादन रीजनरेशन इन मोलस्का में भी रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। इनमें सिर्फ आँख, आइज, ऑप्टिक स्टॉक व हेड या फुट या आर्म्स में ही रीजनरेशन की क्षमता होती है।
आर्थ्रोपोडा में रिजेनरेशन। आर्थ्रोपोडा में भी रिजेनरेशन की क्षमता कैपेसिटी सिर्फ लिम्स तक ही सीमित होती है। क्रस्टेशियंस में नष्ट हुए लिम्ब किसी भी अवस्था में रिजेनरेशन द्वारा नए निर्मित हो सकते हैं। कीटों में सिर्फ रिजेनरेशन लिम्ब का लार्वावस्था में ही संभव होता है। क्रेब एंड स्पाइडर्स के शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर ये अपने फुट को संधि स्थल पर ब्रेकेज कर देते हैं, तोड़ देते हैं तथा अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। नष्ट हुए लिम्ब फिर से रिजेनरेशन क्रिया में आकर नए एनिमल्स बन जाता है। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा में पुनरुत्पादन रिजेनरेशन इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में रिजेनरेशन की क्षमता बहुत अधिक विकसित होती है। जैसे तारा मछली इत्यादि। जो डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें हाइड्रा सैलामेंडर मेंढक के रिजेनरेशन की क्षमता का तुलनात्मक प्रदर्शन। स्टारफिश, पेट्रोल स्टार एंड सी लिलीज, समुद्र लिलीज में कटी भुजा केंद्रीय भाग पुनरुत्पादन द्वारा फिर से बन जाता है। तारा मछली में प्रत्येक कटी भुजा अथवा केंद्रीय बिंब पुनरुत्पादन द्वारा एक कंप्लीट एनिमल बन जाता है। होलोथूरिया अपने एलिमेंट्री कैनाल तथा रेस्पिरेटरी ट्री के एनस में बाहर निकालकर रिजेनरेशन क्रिया द्वारा तो नष्ट हुआ भाग को फिर से बना लेता है और कैपेसिटी इसमें पावर बढ़ जाती है। जो डायग्राम दिया गया है, जिसमें हाइड्रा, सैलामेंडर एंड फ्रॉग में रिजेनरेशन क्षमता का तुलनात्मक प्रदर्शन। हाइड्रा में देखे टेंटाकल से भी अलग इतने 5 सेक्शंस काटे हैं तो 5 ही नए एनिमल्स का निर्माण कर देते हैं। सैलामेंडर और फ्रॉग में कम होती है, फिर वैसे से कोर्डेटा के अंदर और कम हो जाती है। तो ये छात्रों, जो आज आपके सामने वीडियो के द्वारा जो रिजेनरेशन के बारे में बताया था, उसको आप नोटेट कर लीजिए और ये डायग्राम भी नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है। थैंक्स।